हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई मूवी चंद्रमुखी 2। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है रंगा यागी की फैमिली को दिखाते हुए। ये फैमिली काफ़ी रिच होती है, पर उनके घर और बिजनेस में काफ़ी समय से कुछ भी सही नहीं चल रहा था। और रंगा यागी की बेटी दिव्या का भी एक्सीडेंट हो गया था और वो अभी फ़िलहाल अपाहिज हो चुकी थी। रंगा यागी के बेटों के बिजनेस में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। अभी फ़िलहाल में उनकी एक कॉटन मिल में आग लगी, जिसमें 10 से ज़्यादा लोग गुजर गए और काफ़ी लोग घायल भी हुए। इसी वजह से उन्हें अपनी कॉटन फैक्ट्री को भी बंद करना पड़ा। जिसके बाद रंगा यागी के गुरुजी बताते हैं कि उनकी कुल देवी उनसे नाराज़ हैं, इसी वजह से उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। अब वो गुरुजी रंगा यागी को उनके गांव जाकर अपनी कुल देवी की पूजा पूरे परिवार के साथ करने की सलाह देते हैं और बोलते हैं इस पूजा के बाद सब कुछ सही होने लगेगा। अब मूवी में आगे दिखाया जाता है कि रंगा यागी के दो नाती भी हैं जो उनके पास नहीं रहते, क्योंकि उनकी बेटी ने उनके खिलाफ जाकर दूसरे धर्म में शादी की थी। जिसके बाद रंगा यागी ने अपनी बेटी से रिश्ता ही ख़त्म कर लिया और कुछ टाइम बाद उसकी बेटी और दामाद भी गुजर गए। और उसके बाद रंगा यागी ने अपने नातियों से कभी भी बात नहीं की। अब मूवी आगे बढ़ती है और हमें पांड्यन दिखाया जाता है, जो कि फ़िलहाल रंगा यागी के नातियों को गुंडों से बचाता है। अब रंगा यागी की फैमिली एक राजमहल को रेंट पर ले लेती है, क्योंकि वो राजमहल कुलदेवी के मंदिर के पास ही था। और अब दिखाया जाता है कि रंगा यागी की पूरी फैमिली उस राजमहल में रहने चली गई थी और रंगा यागी ने अपने नातियों को भी उसके केयर टेकर पांड्यन के साथ वहां पर बुला लिया था, क्योंकि उनकी कुलदेवी की अच्छे से पूजा हो सके। अब वो बच्चे अपनी नानी को देखकर काफ़ी खुश होते हैं। वो फैमिली पर उन बच्चों से बात नहीं करती। ये देखकर पांड्यन को काफ़ी बुरा लगता है और वो पांड्यन बच्चों को उनकी मासी दिव्या से मिलवाता है, पर बच्चों की मामी उनको रोक लेती है और उसके बाद सभी अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं। अब मूवी में रात का सीन दिखाया जाता है और अब रात के टाइम राजमहल में कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। अगली सुबह हम लक्ष्मी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो राजमहल के बाहर रंगोली बना रही थी। अब पांड्यन को लक्ष्मी एक ही नज़र में पसंद आ जाती है। लक्ष्मी एक्चुअली पड़ोस में रहती थी और वो राजमहल को अंदर से देखना चाहती थी, पर उसके पापा हमेशा ऐसा करने से उसको रोका करते थे। अब रंगा यागी की फैमिली कुलदेवी के मंदिर के लिए चली जाती है और पांड्यन को लेकर नहीं जाते, क्योंकि वो उनकी फैमिली का मेंबर नहीं था। अब सभी मंदिर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो मंदिर एकदम खंडर हो चुका था। तभी वहां पर एक अघोरी बाबा आते हैं, जो कि उस फैमिली को बोलते हैं कि वो नहीं आया तुम्हारे साथ, और वो बोलते हैं कि जब तक वो नहीं आएगा तब तक कुछ भी सही नहीं होगा। वो फैमिली ये सब सुनकर काफ़ी डर जाती है। फिर वो सभी एक और दूसरे बाबा से मिलते हैं, जो कि उन्हें चंद्रमुखी और वैटन के बारे में बोलते हैं और बोलते हैं कि तुम सभी यहाँ से चले जाओ, नहीं तो काफ़ी बड़े संकट में फंस जाओगे। पर रंगा यागी बोलती है जब तक हम पूजा नहीं करेंगे हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे। तब बाबा उन्हें मंदिर की सफाई करवाने के लिए बोलते हैं। अब लक्ष्मी पांड्यन से मिलती है और उसको अपनी इच्छा के बारे में बताती है कि वो अंदर से राजमहल को देखना चाहती है। फिर पांड्यन उसे रात को आने के लिए कहता है। अब रात में पांड्यन लक्ष्मी को महल दिखाता है, जिसे देखकर लक्ष्मी थोड़ा अजीब सा बिहेव करने लगती है। तभी वो ऊपर एक गेट को देखते हैं जहाँ पर त्रिशूल लटका हुआ था और वो उसे देखकर काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि वो गेट जो था वो दक्षिण में था और वहाँ पर जाना मना था। फिर वो दोनों वहाँ से चले आते हैं। अगले दिन रंगा यागी पेंटर को कुलदेवी के मंदिर को पेंट करने के लिए बुलाती है। तभी वो पेंटर उसको बताता है कि उसी ने राजमहल में भी पेंट किया है और वो ये भी कहता है कि इस महल के दक्षिण में जाना आप सबके लिए खतरनाक हो सकता है। अब रात के समय में गायत्री राजमहल के दक्षिण में दिशा में जाती है, क्योंकि वो अंदर से क्यूरियस होती है जानने के लिए कि दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है। अब वो वहाँ पर जाती है जहाँ पर एक दरवाजे पर त्रिशूल लटका हुआ था। उसी दरवाजे के पास उसे एक घुंघरू मिलता है जिस पर सिंदूर और हल्दी लगी हुई थी। अब जैसे ही गायत्री उस सिंदूर पर फूंक मारती है तो वैसे ही सिंदूर हवा में उड़ता है और दीवार पर चंद्रमुखी का चित्र बन जाता है। उसी वक्त बाहर से एक डरावनी चीख सुनाई देती है, जिसे सुनकर गायत्री की भी चीख निकल जाती है। चीख सुनने के बाद अब वो सभी लोग डरकर बाहर आ जाते हैं और देखने पर उन्हें पता चलता है कि ये तो कामवाली की आवाज़ थी। अगले दिन रंगा यागी के नाती उनके रूप में चले जाते हैं। तभी उनका मामा उन पर चिल्लाता है और तब पांड्यन
रंगायागी से कहता है कि आप अभी तक धर्म की वजह से अपनी बेटी से नाराज़ हो, जबकि आपकी बेटी के पति ने अपना धर्म छोड़ दिया था सिर्फ आपकी बेटी के लिए। साथ ही वो रंगायागी को बताता है कि उन्होंने अपने बच्चे का नाम भी राम और रागिनी रखा। जब एक मुस्लिम और हिंदू भाई बहन हो सकते हैं तो धर्म की वजह से आप क्यों लड़ रहे हो। रंगायागी भी इमोशनल हो जाती है और वो अपने नातियों को अपना लेती है। अब हमें दिखाया जाता है कि रंगायागी और उसकी सभी फैमिली मेम्बर्स काफ़ी खुश हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि जो आदमी कुलदेवी मंदिर की सफाई करने गए थे उनमें से 2 आदमी गुजर गए। एक आदमी पानी की वजह से मरता है तो दूसरा आदमी करंट की वजह से। अब बाबा उन दोनों की मौत की वजह रंगायागी की कुलदेवी की पूजा करने को बताता है। अब सभी काफ़ी परेशान हो जाते हैं, जिसके बाद पांड्यन एक ढोंगी को राजमहल में लेकर आता है जो भूत भगाने की पूजा किया करता था। अब वो पंडित पूजा शुरू करता है, जिसके बाद चंद्रमुखी की आत्मा उस पंडित की काफ़ी हालत ख़राब कर देती है। अब पांड्यन खुद कुलदेवी के मंदिर जाने का डिसाइड करता है और अब घर वालों को घुंघरू की आवाज़ और चंद्रमुखी की आवाज़ आती है। अब सभी डर जाते हैं। अब रंगायागी सभी को समझाती है कि तुम सभी लोग एक परछाई से डर रहे हो, जबकि वो परछाई तो लक्ष्मी की है, वो वहाँ पर घूम रही थी। अगले दिन पांड्यन सभी को बताता है कि जो भी कुछ उस मंदिर में हुआ वो सिर्फ एक हादसा था। अब पांड्यन डिसाइड करता है कि वो खुद जाकर मंदिर की सफाई करेगा। अब वो अगले दिन उस मंदिर में जाता है और सफाई करने से पहले वो एक नारियल फोड़ता है और फिर सफाई करना शुरू करता है। और दूसरी तरफ भूकंप सा आने लग जाता है घर में और सभी चीज़ें इधर उधर होने लग जाती हैं और ये सब देखकर फैमिली मेम्बर्स डर जाते हैं। दूसरी तरफ पांड्यन भी रोशनी कर देता है मंदिर में और फिर मंदिर के आसपास आग सी फैलने लग जाती है और वो काफ़ी तेज़ी से फैल रही थी। अब पांड्यन भी आग से जल्दी जल्दी बचता है और ऐसा लगता है कि कुछ शक्तियाँ पांड्यन और रंगायागी के फैमिली मेम्बर्स को रोक रही हैं। तभी अघोरी बाबा पांड्यन को बोलते हैं कि तू ही है जो इस परिवार की समस्या को दूर कर सकता है। अगर कोई और इधर आता तो कब का जल चुका होता, क्योंकि तेरा जन्म वेट 10 की तरह ग्रहण में अमावस्या को हुआ है। और वो भी ये बताते हैं कि चंद्रमुखी की आत्मा रंगायागी के परिवार में से किसी एक सदस्य के अंदर बदला लेने आई है। पांड्यन अब घर जाकर ये सभी बातें सभी को बताता है और ये भी बताता है कि 17 साल पहले इस राजमहल में कुछ तो हुआ था। इसके बाद रंगायागी के गुरुजी महल में आते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उनके परिवार में से चंद्रमुखी की आत्मा किसके अंदर है। तब रंगायागी की बेटी दिव्या के अंदर चंद्रमुखी की आत्मा आती है और उसकी व्हीलचेयर हवा में घूमने लगती है। और उसके बाद दिव्या एकदम से व्हीलचेयर से खड़ी हो जाती है और सबको वहाँ से चले जाने को कहती है और वो कहती है अगर किसी ने ऐसा नहीं किया तो वो सबके टुकड़े करके उनको ख़त्म कर देगी। अब सीन शिफ्ट होता है और इस सीन में दिव्या का परिवार आपस में बात कर रहे होते हैं और दिव्या बेड से उठती है और हमें दिखाया जाता है कि दिव्या भूल गई थी कि उसने कल क्या किया था, लेकिन अब दिव्या अपने पैरों पर चलने लगी थी। और अब सभी फैमिली मेम्बर्स दिव्या से डर के रहते हैं। इसके बाद दिव्या चंद्रमुखी बनकर एक तलवार की धार बनाती है और पांड्यन उसे पीछे से देख रहा था। अब दिव्या उस तलवार के साथ कहीं जाने लगती है और उसका पीछा पांड्यन कर रहा था, पर पांड्यन को देखकर दिव्या वहां से भाग जाती है। अब पांड्यन को दिव्या एक जगह पे बेहोश मिलती है। अब हमें पता चलता है कि धीरे धीरे चंद्रमुखी दिव्या पर हावी हो रही है और अब गुरुजी पांड्यन की मदद मांगते हैं, जिससे वो दिव्या को ठीक कर पाएं और चंद्रमुखी को भगा पाएं। अगले दिन परिवार वाले कुलदेवी के मंदिर जाते हैं और पांड्यन राजमहल में गुरुजी के कहने पर तलाशी लेता है। तब एकदम दिव्या के अंदर चंद्रमुखी की आत्मा आ जाती है और वो रंगायागी और बच्चों को कार चलाकर खाई की तरफ ले जाती है। तब पांड्यन को एक राजमहल में एक खुफिया जगह मिलती है जहाँ पर एक सिंहासन था, जिस पर बैठते ही उसके अंदर भी एक आत्मा आ जाती है। तभी खाई में जाने से पहले दिव्या उस कार को रोक लेती है और दिव्या बेहोश हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि ये सब पांड्यन के अंदर आई हुई आत्मा ने किया था। अब गुरुजी अघोरी बाबा के पास जाते हैं। तब अघोरी बाबा गुरुजी को वेटन और सिंगोटियन के बारे में बताते हैं कि सिंगोटियन एक राजा था और उसका सेनापति वेटन था। दोनों ही काफ़ी अच्छे दोस्त थे। एक बार दोनों ने मिलकर विजयनगर की सेना को हराकर राजमहल अपने कब्जे में कर लिया। तब सिंगोटियन को चंद्रमुखी नाम की एक नर्तकी दिखी, जिसे देखते ही सिंगोटियन चंद्रमुखी के प्यार में पड़ गया। जैसे ही वो चंद्रमुखी के पास गया वैसे ही वो वहाँ से भाग गई। फिर एक दिन सिंगोटियन ने वेटन से चंद्रमुखी के बारे में बताया और ये भी कहा कि वो किसी भी हाल में उसको पाना चाहता है।
तब वेट्टन ने सिंगोटियन से वादा किया कि वो चंद्रमुखी को उसके पास कैसे भी लेकर आएगा। जिसके बाद एक दिन वेट्टन को चंद्रमुखी तालाब में नहाते हुए दिखी और वो भी चंद्रमुखी के प्यार में पड़ गया। इसके बाद चंद्रमुखी कहीं जा रही थी, तब रास्ते में एक काले तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया, पर वेट्टन ने चंद्रमुखी को बचा लिया और चंद्रमुखी ने डर के मारे उसको गले से लगा लिया। उसका स्पर्श पाते ही वेट्टन को काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद वेट्टन चंद्रमुखी को पकड़कर अपने महाराज सिंगोटियन के पास ले गया। तब सिंगोटियन ने अपने दोस्त वेट्टन को इसके बदले में कुछ भी उपहार मांगने को कहा, पर वेट्टन ने चंद्रमुखी को ही उपहार में मांग लिया। जिसके बाद उन दोनों दोस्तों में आपस में लड़ाई शुरू हो गई और वेट्टन ने चंद्रमुखी के लिए अपने महाराज या फिर दोस्त का गला काट कर उसको ख़त्म कर दिया। जिसके बाद चंद्रमुखी अब वेट्टन को बताती है कि वो विजयनगर के एक नृत्यकार गुणशेखरन को प्यार करती है, पर वेट्टन को उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। फिर भी वो ज़बरदस्ती चंद्रमुखी से शादी कर लेता है। और अब आती है कहानी प्रेजेंट में। अब राजमहल में दिव्या के अंदर चंद्रमुखी की आत्मा आ जाती है और पांड्यन के अंदर वेट्टन की। अब चंद्रमुखी पांड्यन को मारकर अपना बदला लेना चाहती थी। जिसके बाद हमें फिर से एक बार फ्लैशबैक में ले जाया जाता है, जहाँ पर हमें वेट्टन की आगे की स्टोरी दिखाते हैं। एक दिन चंद्रमुखी को उसका आशिक गुणशेखरन मिलने आता है और वो दोनों प्लान बनाते हैं राजमहल से भागने का, और इसी में एक दासी उनकी मदद करती है। पर एकदम से वेट्टन महल में आ जाता है और उसके आते ही चंद्रमुखी गुणशेखरन को छुपा देती है और वेट्टन के करीब आने का नाटक करती है। जिसके बाद चंद्रमुखी वेट्टन के लिए नृत्य करती है और थोड़ी देर बाद वेट्टन चंद्रमुखी को एज अ गिफ्ट उसी दासी का सर दे देता है जो कि चंद्रमुखी की हेल्प कर रही थी, क्योंकि उसको सब कुछ पता चल चुका था कि चंद्रमुखी अचानक से इतना करीब उसके क्यों आ रही है। अब गुणशेखरन की आवाज़ आती है जो कि काफ़ी ज़ख्मी था, क्योंकि उसको सिपाहियों ने काफ़ी मारा था। जिसके बाद वेट्टन गुस्से में गुणशेखरन को भी गला काट कर मार देता है और चंद्रमुखी को जिंदा जलाकर ख़त्म कर देता है। इस इंसिडेंट के बाद वेट्टन को चंद्रमुखी की आत्मा सताने लगती है और अब वेट्टन खुद को एक गुप्त कमरे में बंद कर लेता है और उसी कमरे में एक सांप के डसने की वजह से वो भी ख़त्म हो जाता है। और कहानी एक बार फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पांड्यन भी उस दिन उसी कमरे में गया था और वेट्टन के सिंहासन पर बैठ गया था, जिसके बाद उसी दिन वेट्टन की आत्मा उसके अंदर आ गई थी। अब अघोरी बाबा पांड्यन को बोलते हैं कि चंद्रमुखी गुणशेखरन का बदला ज़रूर लेगी और दुर्गाष्टमी को वेट्टन को यानी कि पांड्यन को ख़त्म कर देगी। अब दुर्गाष्टमी का दिन आता है। दिव्या के अंदर चंद्रमुखी का आत्मा आ जाती है और पांड्यन के अंदर वेट्टन की, और वो दोनों आपस में काफ़ी लड़ते हैं। और दूसरी साइड रंगायागी के फैमिली मेम्बर्स कुलदेवी की पूजा करते हैं। तब अघोरी बाबा मंत्रों से पांड्यन के अंदर से वेट्टन की आत्मा को निकाल देते हैं और लड़ते लड़ते पांड्यन एक पर्दे में छिप जाता है और चंद्रमुखी उसका गला काट देती है। और गुरुजी आकर पांड्यन की बॉडी पर मिट्टी का तेल डालकर चंद्रमुखी को दिखाते हैं। तब चंद्रमुखी वेट्टन को जलाकर गुणशेखरन का बदला ले लेती है। और अब दिव्या के अंदर से चंद्रमुखी आत्मा निकल जाती है क्योंकि उसका बदला पूरा हो गया था। तब हमें दिखाया जाता है कि जो एक्चुअली में मारा गया वो पांड्यन नहीं बल्कि अघोरी बाबा थे। एक्चुअली अघोरी बाबा को काफ़ी टाइम पहले श्राप मिला था कि उनकी मृत्यु चंद्रमुखी के ही हाथों होगी, और ये सारा प्लान अघोरी बाबा और गुरुजी ने मिलकर बनाया था ताकि दिव्या भी बच जाए और अघोरी बाबा को भी मुक्ति मिल पाए। इसके बाद सब कुछ सही हो जाता है और यही होता है इस मूवी का एंड। ये थी चंद्रमुखी 2 की स्टोरी। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। तो दोस्तों, मैं मिलूंगी आपसे ऐसी अगली शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।